एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। हमने इससे पहले वाले सारे चैप्टर कवर कर लिए। वो सारे चैप्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप पहले उनको जाके देखना। मैंने सारे नोट्स अच्छे से बनाए, आपको बोर्ड क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इन नोट्स को पढ़ के जाते हो तो हमें आपको साइंस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने ये नहीं पढ़ा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, इसीलिए आप नोट्स को देखना और नोट्स बनाते हुए चलना है ना बच्चों। देखो, एक बार वीडियो देखने से हमें सब कुछ याद नहीं रहता है, एग्जाम तक याद नहीं रहता और हम वहाँ पे लिख भी नहीं पाते। तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तो शायद ही आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो आपको पहले नोट्स बनाना है, फिर उनको पढ़ना है। एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 शुरू होने वाला है, आनुवांशिकता और जैव विकास। जैव विकास और आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होती है? जैसे हमारे वंशागत लक्षण, जैसे हमारे लक्षण जो हमारी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गए, है ना। वंशागत का मतलब होता है वंश में जो लक्षण प्रेजेंट थे वो भी आगे वाली पीढ़ी में प्रेजेंट होना। जैसे हमारी पीढ़ी में किसी के आंखें ब्राउन कलर की हैं, तो उनकी अगली पीढ़ी में भी अगर वो आंखें ब्राउन कलर की होती हैं तो उसी के लक्षण, जो लक्षण पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुए, उन्हें हम वंशागति बोलते हैं या आनुवांशिकी बोलते हैं। जैव विकास का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो जीव सजीव है, जो अपने जीवन यापन को आसान बनाने के लिए जो हमारे शरीर में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम जैव विकास के अंतर्गत मानते हैं। तो आनुवांशिक और जैव विकास का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनके बारे में हमारी भाषा में भी लिखने वाले हैं। मैं आपको सरल और सहज भाषा में नोट्स बनवाती हूँ, तो आपको ये नोट्स बनाने ही हैं। आता है अनुवांशिकी। अनुवांशिक दो प्रकार का होता है, अनुवांशिकता यानी वंशागति और विभिन्नता या विविधता, है ना। विविधता किस में पाई जाती है? हमारे में लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। जब लैंगिक जनन से किसी संतति का निर्माण होता है तो उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में किसी संतति का निर्माण होता है तो उसमें विविधता नहीं पाई जाती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक संतति का निर्माण करता है। जबकि लैंगिक जनन में दो नर युग्मक यानी मादा और नर युग्मक मिलके निषेचन के द्वारा संतति का निर्माण करते हैं, जिससे उनमें विभिन्नता प्रेजेंट होती है। आइए पढ़ते। अनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, मतलब अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना वंशागत कहलाता है। ये जनक और संतति लक्षणों की असमानता की अवस्था है। ये दो प्रकार का होता है, शारीरिक कोशिका विभाजन और जनक कोशिका विभाजन, है ना। शारीरिक कोशिका विभाजन जैसे शरीर की आकृति में परिवर्तन होना, है ना, ये शारीरिक कोशिका में आती हैं, ये जनन कोशिका में आती हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं है, जबकि ये जैव विकास में सहायक। इनमें अंतर पूछा जाता है तो आपको लिखना है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जो हमारी पीढ़ी से, जैसे पापा से बच्चों में गए, मम्मी पापा से जो लक्षण बच्चों में स्थानांतरित हुए, उन्हें हम जनक कोशिका विभिन्नता या आनुवांशिक या वंशागत लक्षण बोलते हैं। कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ, इन्हें उपार्जित। जैसे हमारे में रिवाज है, हमारे इसमें रिवाज है कि लड़कियों के कान छिदाते हैं। तो क्या एक माँ अपनी बच्ची को जन्म देती है तो क्या उसके कान छिदे हुए आते? नहीं, ये एक उपार्जित लक्षण है। जबकि बालों का रंग, अगर माँ का बालों का रंग ब्लैक है तो बच्चों के बालों का रंग भी ब्लैक ही होगा। अगर माँ के बालों का रंग ब्राउन है या पापा के बालों का रंग ब्राउन है तो बच्चों के बालों का रंग भी ब्राउन होगा। तो ये सारे लक्षण किसे कहेंगे? हम आनुवांशिक लक्षणों में माने जाएंगे। जबकि जो कान का छिदना, ये सारे उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। विभिन्नताएं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये बता दिया मैंने कि अलैंगिक जनन में केवल एक मादा
युग्मक ही नए जीवों का निर्माण कर सकती है, जबकि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मकों का आपस में संलयन होता है। इन संलयन को हम निषेचन बोलते हैं। इसके पश्चात युग्मनज का निर्माण कर नई संतति का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती हैं। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इसमें विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा। अब आता है विभिन्नता के लाभ। विभिन्नता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जिससे उष्णता यानी गर्मी को सहन करने की क्षमता, जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन या चेन जैव विकास प्रक्रम को आधार बनता है। आनुवांशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक जीव के लक्षणों का उसकी संतति में वंशागत होना या उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम आनुवांशिकता बोलते हैं। और यही मैंने आपको समझाया था कि माता पिता से जो लक्षण अपने संतति में या अपने बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हीं को हम वंशागत लक्षण या आनुवांशिकता बोलते हैं। जनक जीवों से संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता बोलते हैं। ये 1 नंबर में पूछी जाती हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए तथा वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के कार्यों के आधार पर उन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ये नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना है आपको। फिर उन्होंने कैसे मटर के पौधे पर किया? मेंडल द्वारा पौधे का चयन। मटर का 1 वर्षीय पादप है, मतलब 1 साल में ही इसमें दाने आ जाते हैं या फल आ जाते हैं, अर्थात इसका जीवन चक्र 1 वर्ष में ही पूरा हो जाता है। इसीलिए कम समय में मटर की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है, क्योंकि ये 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधों को ही चुना, क्योंकि इनमें आसानी से या कम समय में ही हम अधिक प्रयोग कर सकते हैं। मटर का कुल फूल द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है, देखो बहुत से पौधे एक लिंगी, जिसमें नर युग्मक या मादा युग्मक दोनों में से एक प्रेजेंट हो, उन्हें हम एक लिंगी बोलेंगे। द्विलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंगों को प्रेजेंट होना, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का एक ही फूल में या एक ही पौधे पर लगे फूलों में प्रेजेंट होना या उपस्थित होना, उन्हें हम द्विलिंगी बोलते हैं। इसमें स्वपरागण के द्वारा संयुग्मजी शुद्ध पादप का वंशगण। स्वपरागण मतलब एक ही पौधे पर लगे हुए फूलों का में आपस में परागण होना स्वपरागण कहलाता है। परागकण होते हैं जो उसी पौधे पे जो पुष्प लगा होता है उसके अंड से संलयन कर लेता है, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। इसमें फूलों में विषपूर्ण विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जाता है। विषपूर्ण मतलब जैसे परागकण को हल्के से चिमटे में लेकर मादा युग्मक तक पहुंचाना, है ना। इन्हें पौधे में विभिन्न विपरीत या विपरीत लक्षणों को जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा वंशागति का नियम। ये पढ़ेंगे हम, इसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया है। अगले पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेंडल के वंशागति के नियम। तो आपको पार्ट 2 जरूर देखना है। इसके जो वंशागति के नियम है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। जय हिंद।